प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आज हम बीए द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र सेकंड जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी हम इसके अंतर्गत जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये मुख्य रूप से 4 चरणों में विभाजित करके भारत की आज़ादी को समझाया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझाया गया है। उसके अंतर्गत प्रथम चरण में 1800 से 1885 का जो आरंभिक चरण था, जो राष्ट्रवाद के उदय के रूप में हमने पढ़ा। दूसरा 1885 से 1905 का जो चरण था, जो उदारवादियों के प्रभाव के रूप में था, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो गई थी। तो 2 मुख्य घटनाओं के रूप में हमने उसका अध्ययन किया। तीसरा जो चरण है उदारवादियों का उदय, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग भी कहा जाता है। ये 1905 से 1919 के बीच का युग है। जैसा कि पूर्व के चरण में जो उग्रवादी युग भी कहा जाता है, उदारवादी युग भी कहा जाता है, उस युग में अनेक उदारपंथियों का बोलबाला था। जैसे महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, ये सभी उदारवादी राजनेता थे। और ये सब ब्रिटिश शासन के कानूनों में और ब्रिटिश राज में विश्वास करते थे। इनकी मान्यता थी कि इतने बड़े राज्य में, भारत जैसे विशाल राज्य में शासन करना आसान काम नहीं है, और अंग्रेज़ों ने वो कर दिखाया, जिससे उनकी योग्यता सिद्ध होती है। तो ये सब मान्यताएं उदारवादी युग की थी, अर्थात इससे पूर्व का जो 1885 से 1905 तक का युग था उसकी थी। धीरे धीरे कालांतर में जब अंग्रेज़ों से संघर्ष बढ़ता गया तो उदारवादियों की मान्यताएं और उग्रवादियों की मान्यताएं टकराने लगी। उदारवादी ब्रिटिश शासन से जो भी मांग मनवाते थे या फिर भारतीयों के हित में जो मांग रखते थे, वो संवैधानिक तरीक़ों से, परिपत्रों के माध्यम से, याचना के द्वारा या शिष्टमंडल के द्वारा रखते थे। इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वर्ग, एक धड़ा, जिसको आप तरुणों का वर्ग कह सकते हो, युवा वर्ग कह सकते हो, वो वर्ग उदारवादियों की नीतियों से, मान्यताओं से या उनके तरीक़ों से सहमत नहीं था। इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस में असंतोष पैदा होने लगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 भिन्न भिन्न विचारधाराएं बन गई। ये दोनों विचारधाराओं का लक्ष्य अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना अवश्य था, स्वराज्य प्राप्त करना अवश्य था। तो जो दूसरा वर्ग जो बना था वो लाला लाजपत राय की अगुवाई में था। इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि थे। इनको बाल पाल लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इनका विचार था कि अंग्रेज़ों के प्रति आंदोलन या नीतियों में हमें और अग्रेसिव होना चाहिए, हमें हिंसक साधनों का प्रयोग करने से भी नहीं डरना चाहिए। इसलिए हम अंग्रेज़ों से याचना नहीं करेंगे, बल्कि अपने अधिकार मांगने के लिए उनसे हिंसक साधनों के माध्यम से भी लड़ाई करेंगे। इस संदर्भ में जुलाई 1885 में तिलक और उसके सहयोगियों ने पूना सार्वजनिक सभा में महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले के अधिकारों को चुनौती देकर उन्हें समाप्त कर दिया। गोखले ने एक और पृथक राजनीतिक दल दक्कन सभा, जो द डेक्कन सोसाइटी के नाम से है, दक्कन सभा स्थापित कर ली। तिलक गोखले के प्रति या उनके जो नीतियाँ थी या उनका अंग्रेज़ों के प्रति जो आचरण रवैया थी, उन्हें वो उचित दृष्टि से नहीं देखते थे या उन्हें वो उचित नहीं मानते थे। वो कहते थे कि इस संदर्भ में राष्ट्र राजनीति में क्षमा याचना के प्रश्न पर
गोखले जो है वो एक कच्चा नरकट है, अर्थात उन्हें इस प्रकार से वो संबोधित करते थे। देखिए यहाँ पर यह भी बता दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। उसी प्रकार जिस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दूसरी तरफ जैसे कि ये अभी मैंने शब्द बोला दक्कन सभा, डेक्कन सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाई गई थी। छोटे प्रश्नों में इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इस चरण में 1905 से 1919 का जो तीसरा चरण है उसमें उग्रवाद का उदय किन किन कारणों से हुआ, या उग्रवादियों की उदारवादियों से क्या भिन्नता, क्या असहमति के बिंदु थे। उसमें नंबर वन या पहला बिंदु था अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ठीक समझना। उग्रवादी अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ठीक समझ गए थे। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों ने भारत के प्रति या भारत देश को हर तरह से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर प्रकार से उसका शोषण किया है। आंकड़ों से सिद्ध होता है कि अंग्रेजी राज और उसकी नीतियाँ भारत की दरिद्रता का मूल कारण है। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, दिनसा वाचा ने जो निकास सिद्धांत दिया था उसके माध्यम से भी ये सिद्ध होता था कि भारत का आर्थिक शोषण किया गया है। रमेश चंद्र दत्त और जीवी जोशी आदि ने अंग्रेजी भूमिकर व्यवस्था का ठीक ठीक मूल्यांकन किया था। तीन प्रसिद्ध विचारक रहे हैं जिन्होंने पुस्तक के माध्यम से अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति की पोल खोली। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1901 में लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1901 में लिखी थी। और महादेव गोविंद रानाडे जिन्होंने ऐसे इन इंडियन इकोनॉमी ये किताब लिखी थी। इन किताबों से को पढ़कर न केवल उग्रपंथियों में बल्कि भारतीयों में जन चेतना का विकास हुआ और वो इस दिशा में प्रवृत्त हुए कि अंग्रेज़ों का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए, उनके सामने याचना नहीं की जानी चाहिए। भारत हमारा है और हमें इसको आज़ाद कराने के लिए किसी के याचक बनने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बड़ा कारण था बढ़ते हुए पश्चिम के विरुद्ध प्रतिक्रिया। कुछ तो उदारवादियों का रुख पश्चिमोन्मुख था तथा तत्कालीन समय में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अस्तित्व धुंधला था। उग्रवादी विचारकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अंग्रेजों की जातीयता की नीति के विरुद्ध विरोध अधिकार के रूप में प्रयुक्त किया। उग्रवादियों ने सभी प्राचीन विचारकों ग्रंथों को उद्धृत करके जन चेतना फैलाने का कार्य किया। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी यूरोपीय सभ्यता संस्कृति से कहीं बेहतर है। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ हो या स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार हों, इनके माध्यम से भारतीय सभ्यता संस्कृति श्रेष्ठ साबित होती है। इसलिए हम अंग्रेज़ों से किसी प्रकार से बदतर नहीं हैं। तीसरा कारण कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। उग्रवादी उदारवादियों की नीतियों से, उदारवादियों के रवैये से, उदारवादियों द्वारा अपनाए जा रहे अंग्रेज़ों के प्रति दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। वे उनके साधनों, प्रार्थना, अनुनय विनय पत्रों में अविश्वास रखते थे। देसी राज्य के नेताओं की क्राउन के प्रति भक्ति से भी सहमत नहीं थे। कांग्रेस मध्य वर्ग तक सीमित हो गया था, इसलिए भी उग्रपंथी उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे या चाहते थे। तिलक के संदर्भ में कहते थे कि कांग्रेस चापलूसों का सम्मेलन है और कांग्रेस का सम्मेलन छुट्टियों का मनोरंजन है और शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन बनकर रह गया है। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं होगा, तो इससे कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। इस प्रकार से तिलक जो है
उदारवादियों की धीमी चाल से, धीमी प्रगति से आक्रोशित थे, क्योंकि उनके प्रयासों से बहुत आशातीत परिणाम भी नहीं निकल रहे थे। चौथा कारण, भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। लॉर्ड बेकर ने कहा इस संदर्भ में कि आर्थिक दरिद्रता व असंतोष क्रांति को जन्म देता है, और भारत में ऐसा ही कुछ हुआ है। 1903 के राष्ट्रीय सम्मेलन में, कांग्रेस के सम्मेलन में, कांग्रेस अध्यक्ष लाल मोहन घोष 1902 के दरबार की कटु आलोचना की थी। अंग्रेजों ने अपने लाभ की दृष्टि से कीमत सिद्धांत और मांग सिद्धांत के साथ मनाने के ढंग से निर्णय लेने लगे, अर्थात वो भारत का दोहरा शोषण करने लगे। भारत में जो लघु उद्योग या मध्यम उद्योग थे वो सभी नष्ट हो गए, और भारत केवल कच्चे माल का संसाधन मात्र बन के रह गया, जिसे ब्रिटेन में ले जाया जाता, और भारत में उसी कच्चे माल की बनी हुई वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि भारत में लाके उसको दुगने चौगुने दाम पर बेचा जाता था। इसके बाद अगला कारण, प्राकृतिक प्रकोप, प्लेग और अकाल। अंग्रेजों ने भारत में अनेक प्रकार की जो समस्याएं, प्राकृतिक प्रकोप आया, प्लेग आया, अकाल आए, अनेक दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, ओलावृष्टि भारत को देखने पड़े। उस दौरान अंग्रेजों ने भारत पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान भारत का आर्थिक शोषण करने तक ही सीमित था। जैसा कि अनेक उदाहरण इसके मिलते हैं। एक उदाहरण है नंबर 1, 1897 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका प्रभाव 70,000 वर्ग मील तक रहा, और इसमें 2 करोड़ लोगों की जानें गईं। दूसरा, नंबर 2, महामारी के तुरंत बाद प्लेग व्यापक पैमाने पर फैल गया। इस पर अंग्रेजों ने प्रयास बहुत शिथिल रहे। बंगाल में अनेक क्रांतिकारी वीर सिर उठाने लगे, और उन्होंने, जैसे कि बंगाल के काल के बाद, प्लेग के बाद भारतीयों में जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया। उन्हीं में से एक चांपेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मार दी। दामोदर हरि चांपेकर को फांसी दे दी गई, और बाल गंगाधर तिलक को भड़कीले भाषण और संपादकीय लेखों के लिए लिखने के लिए 18 माह की कैद हुई। और इन सभी के बाद जो उदारवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ऐसा कुछ खास विशेष इनके लिए नहीं कर पाए। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सूरत अधिवेशन 1907। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, महत्वपूर्ण बिंदु है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गया। सूरत अधिवेशन से पूर्व जो 1909 में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, वहीं पर कांग्रेस विभाजन के बीच पड़ गए थे। उस समय कांग्रेस जो प्रत्याशी थे लाला लाजपत राय, वो अध्यक्ष बने, और उनके अध्यक्षता में उन्होंने उग्रपंथियों की सभी बातें मान ली, लेकिन वो अंदर ही अंदर उग्रपंथियों की सभी बातों से सहमत नहीं थे। इसलिए जब 1907 में, अगले वर्ष जब पुनः ये अधिवेशन हुआ, ये सूरत में हुआ था ये अधिवेशन, इसलिए सूरत अधिवेशन कहा जाता है। इस अधिवेशन में उग्रपंथी, उदारपंथियों के विचार चरम पर थे, इनके बीच मतभेद चरम पर थे। उदारपंथी लाला लाजपत राय को अपना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रपंथी लाला लाजपत राय को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते थे, और उदारवादी रास बिहारी घोष को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते या कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाला लाजपत राय चूँकि अभी जेल से वापस आए थे, और वो बहुत से अपने अनुभव शेयर करना चाहते थे, कांग्रेस के मंच पर जाकर अपनी बात बताना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक भी इस संदर्भ में मंच साझा करना चाहते थे, किंतु उन्हें इस बात का अवसर नहीं मिला।
लाला लाजपत राय ने किन्हीं कारणों से अपना नाम वापस ले लिया और रास बिहारी घोष जो उदारवादियों के उम्मीदवार थे वो उसके अध्यक्ष बने। इस सूरत अधिवेशन में उदारपंथियों उग्रपंथियों के बीच ज़बरदस्त मतभेद हुआ और इसमें यहाँ तक कि इसमें हिंसा भी हुई और 1907 में ये दो दल उग्रवादी और उदारवादी अलग अलग दो धड़ों में विभाजित हो गए। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण जो आंग्ल भारतीयों का अहंकार युक्त व्यवहार था, उस व्यवहार ने भी उग्रवाद और उदारवाद में विभाजन करने का कार्य किया। भारतीयों को ये अंग्रेज विचारक जो थे या अंग्रेज थे, भारतीयों को उपेक्षित समझा जाता था। उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाता था। भारतीयों को वाचाल बीए, हीन जाति बीए, गुलाम घुड़सवार, भिखमंगे, नीच जाति आदि कहा जाता था। ये उग्रवादियों का दमन करते थे। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह को मांडले की जेल में भेज दिया गया। 1908 में उत्तेजक लेख लिखने और मिथ्या प्रचार करने के जुर्म में तिलक को भी 6 वर्ष का कारावास हुआ और 1911 में षड्यंत्रकारी एक्ट के तहत बैठकों सभाओं पर भी रोक लगा दी गई। इस प्रकार उग्रवाद और उदारवाद दोनों के मतभेद के कारण अंग्रेजों को उनका लाभ मिला और अंग्रेजों ने इस मतभेद के कारण अनेक उग्रवादियों को किसी न किसी बहाने या इनके प्रकार जेल के अंदर भेज दिया। इस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इस घटना से, सूरत अधिवेशन की घटना से बहुत कमज़ोर हुआ। इनके आधे क्रांतिकारी थे वो जेल में चले गए। यह स्थिति 1914 तक चलती रही और 1914 के बाद फिर से उग्रपंथी उदारपंथी एक हुए। इस प्रकार से ये जो चरण है 1905 से 1919 तक का ये पूर्ण होता है और इसमें